तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेच विद सर्वजीत सर में। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बता रखा है कि ठोस पदार्थ क्या होते हैं, द्रव क्या होता है, उसी प्रकार से आज मैं एक टॉपिक लेकर आया हूं गैस। गैस किसे कहते हैं और गैस क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, और ये भी जानेंगे इस वीडियो में कि गैस का आयतन और आकार निश्चित क्यों नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं कि गैस क्या होता है। तो गैस के बारे में या ऐसे बोल सकते हैं, ऐसा पदार्थ जिसके अणु ठोस व द्रव की अपेक्षा बहुत दूर होते हैं, बहुत दूर होते हैं। ऐसे पदार्थ जिसके अणु ठोस व द्रव की अपेक्षा ठोस और द्रव की अपेक्षा बहुत दूर होते हैं तथा जिसका आयतन व आकार दोनों अनिश्चित होता है। उसे हम क्या कहते हैं? उसे गैस कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि गैस किसे कहते हैं। गैस ऐसे पदार्थ जिसके अणु जो होते हैं ठोस और द्रव की अपेक्षा बहुत दूर होते हैं, तथा जिनका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है, ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं? गैस कहते हैं। या पदार्थ की इस अवस्था को हम क्या कहते हैं? गैसीय अवस्था कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर उदाहरण की बात करूं मैं, तो उदाहरण में हम क्या देखेंगे? एग्जाम्पल में क्या देख सकते हैं? गैस किसे कहते हैं? तो गैस के उदाहरण में देख सकते हैं, जैसे हो गया ऑक्सीजन जिसको हम ग्रहण करते हैं जिंदा रहने के लिए। ठीक है, ऑक्सीजन हो गया, गैस है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड जिसको धुआं वगैरह कहते हैं, ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड आपकी गैस है। और उसी के साथ वायु तो गैस ही है, आप अवगत है, वायु गैस है। ठीक है, ETC लिख देते हैं, इत्यादि लिख देते हैं, और भी गैसों के बारे में आप जानते होंगे। ठीक है, यानी ऐसे पदार्थ जिनके अणु जो होते हैं ठोस और द्रव की अपेक्षा क्या होते हैं? बहुत दूर होते हैं, तथा जिसका आयतन और आकार दोनों ही अनिश्चित होता है, ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं? गैस कहते हैं। और गैस के बारे में बात करें, जैसे ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वायु हो गया, इत्यादि हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आगे मैं बात करता हूं, इसी के आगे जो टॉपिक है कि मैं आपको बात करूं कि गतिज आणविक सिद्धांत के आधार पर, आणविक सिद्धांत के आधार पर गतिज आणविक सिद्धांत के आधार पर गैस की व्याख्या। ठीक है, तो अगला टॉपिक जो है गतिज आणविक सिद्धांत के आधार पर गैस की व्याख्या का है। अब समझते हैं दोस्तों कि गतिज आणविक सिद्धांत के आधार पर गैस की व्याख्या क्या होती है। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि गतिज आणविक, जैसे पहले भी बता चुका हूं मैं, कि गतिज आणविक सिद्धांत निकालते ही क्यों हैं और इसके आधार पर किसी भी पदार्थ की अवस्था का वर्णन ही क्यों करते हैं। तो इस गतिज आणविक सिद्धांत से बेटा हमको ये पता चलेगा कि आयतन और आकार, गैस का आयतन और आकार दोनों अनिश्चित क्यों होता है। ऐसे क्या कंडीशन होते हैं कि जिसके कारण आयतन और आकार दोनों क्या होता है? अनिश्चित होता है। ठीक है, तो इससे हम जानेंगे कि गैस का आयतन और आकार दोनों अनिश्चित क्यों होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं गतिज आणविक सिद्धांत के आधार पर गैस की व्याख्या में। तो गतिज आणविक सिद्धांत के आधार पर गैस की व्याख्या में मैं बता दूं दोस्तों, तो आप जानते हैं कि
गैस के जो अणु होते हैं ठोस और द्रव की अपेक्षा दोनों, हाँ तो थोड़ा सा नीचे लिखने में समस्या हो रही थी, इसकी वजह से हम यहाँ लिखते हैं। बेटा यहाँ देखेंगे आप कि गतिज आणविक सिद्धांत के आधार पर हम करने जा रहे हैं गैस की व्याख्या। तो जैसा कि आप जानते हैं कि गैस के जो अणु होते हैं वह ठोस की अपेक्षा क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। मान लेते हैं कि ये गैस के अणु है, गैस के जो ये अणु है ये ठोस की अपेक्षा और द्रव की अपेक्षा क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। इनके बीच में आप देख रहे होंगे कि इसके बीच में खाली स्थान बहुत अधिक है। तो इसका मतलब ये है कि अंतरा आणविक स्थान का जो मान होता है, अंतरा आणविक स्थान का जो मान होता है, आणविक स्थान, इनमें अंतरा आणविक स्थान जो होता है वो बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक होता है। और अंतरा आणविक स्थान बहुत अधिक होने के कारण इनमें आकर्षण बल जो होता है, आकर्षण बल यानी कि बोल सकते हैं इसको अंतरा आणविक आकर्षण बल। तो इनमें अंतरा आणविक आकर्षण बल का मान जो होता है वो क्या हो जाता है, नगण्य हो जाता है, नगण्य हो जाता है। इनमें अंतरा आणविक आकर्षण बल का मान क्या हो जाता है, नगण्य हो जाता है। और अंतरा आणविक आकर्षण बल का मान 9 के बराबर होने के कारण, नगण्य होने के कारण इनके अणु जो होते हैं वो किसी भी बल के द्वारा एक दूसरे से बंधे नहीं रह पाते हैं, और जिसके कारण ये क्या होते हैं, स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हैं। इनकी खास बात ये है कि यह स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हैं, ये स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हैं। और सभी संभव दिशाओं में, सबसे बड़ी बात है कि सभी संभव दिशाओं में ये जहां भी हो सकता है सभी संभव दिशाओं में ये गति करने लगते हैं। ठीक है ना। तो यहां पर मैंने क्या बताया बाबू कि गैस के जो अणु होते हैं वो ठोस और द्रव की अपेक्षा बहुत दूर दूर होते हैं, और बहुत दूर दूर होने के कारण इनके मध्य अंतरा आणविक स्थान यानी इंटरनल मॉलिक्यूलर स्पेस का जो मान होता है वो बहुत बढ़ जाता है। और बहुत अधिक हो जाने के कारण, इंटरनल मॉलिक्यूलर स्पेस का मान बहुत अधिक हो जाने के कारण इनके मध्य इंटरनल मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स जो होता है, मतलब कि अंतरा आणविक आकर्षण बल जो होता है वो क्या हो जाता है, नगण्य हो जाता है। और अंतरा आणविक आकर्षण बल बहुत कम हो जाता है, इसलिए नगण्य मान लेते हैं। तो अंतरा आणविक आकर्षण बल बहुत कम हो जाने के कारण इनके अणु जो होते हैं वो स्वतंत्रता पूर्वक गति करने लगते हैं, और स्वतंत्रता पूर्वक गति करने के कारण यह सभी संभव दिशाओं में स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हैं, जिसके कारण जो होता है कि ये किसी एक ही पदार्थ में रुक नहीं पाते, और किसी एक ही पदार्थ में यानी किसी एक ही बर्तन में रुक नहीं पाते हैं। जैसे किसी बर्तन में इनको रखते हैं, इनके अणु क्या हो जाते हैं, जहां से हो सकता है वहां से क्या हो सकते हैं, बाहर निकल जाते हैं, जिसके कारण इनको जिस बर्तन में रखते हैं उसका आकार ये क्या कर लेते हैं, नहीं ले पाते हैं। और इसीलिए बोला जा रहा है कि इनका आकार निश्चित नहीं होता है। इनको जिस भी बर्तन में रखा जाएगा उसका आकार ये नहीं ले पाते, इसलिए इनका आकार निश्चित नहीं होता है। और इनका आयतन निश्चित इसलिए नहीं होता है वो कि इनको कहीं पर भी रखेंगे इनके अणु वहां पर ठहरेंगे नहीं। अभी तक ठोस और द्रव में एक बात आप जान रहे थे कि इनके बीच इतना कम आकर्षण बल नहीं था कि इनके अणु पदार्थ को छोड़ करके या जिस बर्तन में रखे उस बर्तन की सतह को छोड़ करके कहीं बाहर निकल जाए। ये उस बर्तन के अंदर ही गति करते थे। जब तक कि मटेरियल बाहर नहीं निकलेगा तब तक आप जानते हैं कि आयतन नहीं बदलेगा। तो इसमें क्या है कि गैस के अणु तो स्वतंत्र हैं, कहीं भी गति कर सकते हैं। तो इनके अणु जो होते हैं बर्तन की सतह से निकल के भी बाहर हवा में या फिर क्या एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। तो उस बर्तन से अणु निकल गए तो इसका मतलब कि उस बर्तन में गैस की मात्रा कम हो गई, अर्थात इसका मतलब ये हो गया कि गैस का आयतन क्या होता है, अनिश्चित होता है। यानी जिस बर्तन में इनको रखते हैं उस बर्तन में ये ठहरते नहीं है, ये अपने पदार्थ को छोड़ करके या जिस बर्तन में रखे उसको छोड़ करके ये बाहर इधर उधर चले जाते हैं, जिसके कारण इनका आयतन निश्चित नहीं होता है। ठीक है। तो यहाँ पर आपने शुरू से एक बार देख लेते हैं इस पूरी बात को कि गैस किसे कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे गैस किसे कहते हैं तो आप बताएंगे ऐसे पदार्थ जिनके अणु जो होते हैं ठोस और द्रव की अपेक्षा क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, तथा जिनका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है, मतलब जिनका आयतन और आकार दोनों ही निश्चित नहीं होते हैं, ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं, गैस कहते हैं। ठीक है। या पदार्थ की उस अवस्था को हम क्या कहते हैं, गैस कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वायु हो गया, और भी विभिन्न प्रकार की गैसें उपलब्ध है हमारे एटमॉस्फेयर में भी,
जिनके बारे में आप जानते हैं, ठीक है। तो इसी के बारे में बात करें आगे, तो मैंने इनका आयतन और आकार निश्चित क्यों नहीं होता है, इसके लिए मैंने बात किया कि गतिज आणविक सिद्धांत के आधार पर गैस की व्याख्या की। तो गतिज आणविक सिद्धांत के आधार पर गैस की व्याख्या में आप लोगों ने क्या देखा कि गतिज आणविक सिद्धांत के आधार पर गैस की व्याख्या में हमने ये देखा कि गैस के जो अणु होते हैं वो बहुत ही दूर दूर होते हैं, मतलब कि ठोस और द्रव की अपेक्षा दूर दूर होते हैं। जैसा कि फिगर में मैं दिखाया हूं कि ये दूर दूर है। बड़ा क्या है कि आप सोच रहे होंगे कि सर इतना ही दूर है, थोड़ा सा दूरी बड़ी बल नगण्य हो गया। इसका कारण ये है बेटा कि देखिए जो लगने वाला बल F होता है, F जो बल होता है दो परमाणुओं के बीच या दो अणुओं के बीच जो लगने वाला बल है, जो दो द्रव्यमान वाली वस्तुओं के बीच जो लगने वाले बल है वो m1 m2 अपान r² के बराबर होते हैं, इतने के बराबर होते हैं। कहने का आशय ये है मेरा कि बेटा मैं यहाँ पर दिखा दूं आपको, कहने का आशय ये है कि ये m1 द्रव्यमान की अगर वस्तु है और ये m2 द्रव्यमान की कोई वस्तु है और इनके बीच की दूरी अगर r है, तो इनके बीच जो लगने वाला फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है m1 m2 को। मतलब क्या है कि यह समानुपाती होता है m1 m2 के। समानुपाती का मतलब ये हो गया कि जैसे जैसे इसका मान बढ़ेगा वैसे वैसे इनका भी मान बढ़ेगा, जैसे जैसे इनका मान बढ़ेगा वैसे वैसे इनका भी मान बढ़ेगा, ठीक है। और ये फोर्स जो होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है बीच की दूरी के वर्ग के, व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती में चिन्ह नहीं बदलते बेटा, चिन्ह वही लगाते हैं लेकिन इनको 1 कर देते हैं, इनको व्युत्क्रम कर देते हैं राशियों को, ठीक है। तो ये व्युत्क्रमानुपाती का मतलब हुआ कि एक राशि का मान बढ़ेगा तो दूसरी राशि का मान क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो ये व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। कहने का आशय ये है कि जैसे द्रव्यमान बढ़ेगा वैसे इनके अंदर फोर्स का मान बढ़ेगा। अब जान रहे हो कि परमाणुओं का द्रव्यमान बहुत सूक्ष्म होता है। अब जैसे मैं बता दूं कि परमाणु के द्रव्यमान की बात करें तो परमाणु का द्रव्यमान बहुत कम होगा, 10 पर -20-25 ऐसे के अंतर्गत में होंगे। तो 10 पर -20-25 के अंतर्गत में होंगे तो सोचिए कि इनका द्रव्यमान इतना ज्यादा कम है और इनका द्रव्यमान, जैसे हाइड्रोजन परमाणु की बात करें तो हाइड्रोजन परमाणु में एक प्रोटॉन होता है, हाइड्रोजन परमाणु की बात करें तो हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होगा और एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान देखा जाए तो 9.1 × 10 पर -31 होता है। और प्रोटॉन का द्रव्यमान भी समथिंग इसी के बराबर होगा, तो 9.1 × 10 पर -31, और मान लेते हैं कि इससे थोड़ा सा ज्यादा ही हो, 29-30 हो जाए, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ज्यादा ही हो तो क्या होगा कि इनके द्रव्यमान को देखेंगे तो इनका द्रव्यमान बहुत कम है ना, 10 पर -31 का मतलब बहुत कम है इनके द्रव्यमान। तो हाइड्रोजन के परमाणु होंगे तो इनकी बात की जाए तो इनके अणु जो होंगे वो बहुत ही छोटे होंगे, बहुत ही कम द्रव्यमान के होंगे। तो बहुत ज्यादा ये उसकी तुलना में ये डिस्टेंस जो होगी वो बहुत ज्यादा हो जाएगी, और इस वजह से इनके द्वारा जो लगने वाला बल होगा बहुत कम होगा, बहुत कम बल हो जाएगा। इसलिए इस बल को हम क्या मानते हैं, नगण्य मानते हैं। तो इस बल को नगण्य मानेंगे तो इनके बीच लगने वाला बल नगण्य हो जाता है, जिसके कारण ये स्वतंत्रता पूर्वक गति करने लगते हैं किसी भी दिशा में। इस पदार्थ को छोड़ के इधर 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 या इधर, जिधर भी संभव हो सके, जिस भी दिशा में ये संभव हो सके उधर ही गति करते हैं। और इस मैटर को छोड़ करके, इस पदार्थ को छोड़ करके बाहर भी निकल जाते हैं। तो पदार्थ को छोड़ करके बाहर निकल जाने के कारण इनका आयतन निश्चित नहीं होता है, और इनको जिस बर्तन में रखते हैं उस बर्तन में ये ठहरते ही नहीं है, जिनके कारण इनका आकार भी निश्चित नहीं होता है। अरे भाई जब ठहरेंगे तब तो इनका शेप बनेगा, जब ठहरेंगे ही नहीं तो शेप नहीं बनता है, ठीक है ना। तो दोस्तों ये रही टोटल बातें रही गैस क्या होता है और गतिज आणविक सिद्धांत के आधार पर गैस की आपने व्याख्या देखी। बेटा मैं आपको बता दूं कि एक और इंटरेस्टिंग बात यहां से मेरे दिमाग में आई कि यहां से एक और इंटरेस्टिंग बात लेकर आने वाला हूं मैं आपके लिए। पहले ये आपसे सवाल रहेगा, फिर मैं वीडियो, आप कमेंट में इसका जवाब दीजिएगा, फिर उसके बाद से मैं आपको इस पर लेकर वीडियो आऊंगा, ठीक है। तो मेरा सवाल ये है बेटा कि सवाल ये है कि मैंने बताया कि समानुपाती F प्रोपोर्शनल m1 m2 के समानुपाती होता है, मतलब कि द्रव्यमान के समानुपाती बल होता है। समानुपाती का क्या मतलब होता है और क्यों समानुपाती किसे कहते हैं, और समानुपाती हटाते हैं, समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो इसके लिए कांस्टेंट उपयोग करते हैं। आपको पता चलेगा आगे चल के कि जब समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो इसके लिए कांस्टेंट, जैसे यहाँ पर जी उपयोग किया गया है। तो मेरा प्रश्न यहाँ से है कि बेटा जब समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो कांस्टेंट क्यों लगाते हैं, ठीक है। अगर आपके पास इसका जवाब हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है।
नहीं, अगर जवाब नहीं भी हो तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि सर इसके बारे में वीडियो बनाइए और इसके बारे में बताइए कि समानुपाती हटाने पर कांस्टेंट क्यों लगाते हैं। बहुत सारे बच्चों को इस बात की समस्या होगी कि समानुपाती हटाते हैं तो कांस्टेंट क्यों लगाते हैं। भले ही हम सीख जाते हैं समानुपाती हटाते हैं तो कांस्टेंट लगाते हैं, बट इसका एक्चुअल रीजन क्या है कि समानुपाती हटाते हैं तो कांस्टेंट क्यों ही लगाते हैं, इसके बारे में जानने के लिए आप एक बार पुनः आएंगे वीडियो पर। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।